नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेज के ऑनलाइन प्रोग्राम में मैं अजय दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, लेकिन कई बच्चों के मैसेज के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, ऑफिस के माध्यम से भी ये संदेश आते रहे हैं कि सर ज्योग्राफी के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस की भी शुरुआत की जाए। तो जागृति परिवार की सहायता से आप लोगों के लिए आज पॉलिटिकल साइंस की यानी कि संविधान की क्लासेज स्टार्ट की जा रही हैं। और हम अपनी बेसिक क्लास में आज स्टार्टिंग करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस कहते किसे हैं, राजनीति विज्ञान क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो स्टार्टिंग में हमारी जो बात रहेगी वो यही रहेगी कि एक राजनीतिक विज्ञान है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र था इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ। ठीक है, फिर धीरे धीरे किस प्रकार से आज ये एक बहुत बड़े रूप में, एक बहुत बड़े क्षेत्र में आज फैल गई है और इसका जो विषय क्षेत्र है ये भी अपने आप में क्या है, विस्तारित हो चुका है। तो आज उसी क्रम में हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और ये अपने आप में किन किन चीज़ों को समेटे हुए। तो आज के लेक्चर का जो हमारा मोटिव है वो सिर्फ इतना है कि पॉलिटिकल साइंस को हम किस तरीके से समझेंगे और पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन जो है वो क्या है और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत किन किन चीज़ों को रखा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि बेसिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, राज्य क्या है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहली बात आती है हमारी कि राजनीति क्या है। तो देखिए, राजनीति विज्ञान को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं। तो यहाँ सबसे पहली बात ये आती है कि जो राजनीतिक विज्ञान का जो विषय क्षेत्र था या राजनीतिक विज्ञान जो शब्द था या पॉलिटिकल साइंस जो वर्ड था ये कहाँ से आया। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने यूनान का नाम सुना होगा, ग्रीक का नाम सुना होगा। तो यूनान का एक वर्ड है, यूनानी शब्द पोलिस से, क्या कह सकते हैं हम कि एक यूनानी शब्द क्या था, पोलिस था, जिससे किसकी उत्पत्ति मानी जाती है, राजनीति की उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ क्या होता है। अब इसके अर्थ की बात कर लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ होता है नगर या राज्य। यहाँ एक बात समझ में आ गई कि जो पॉलिटिकल साइंस वर्ड था ये किस शब्द से बना है, पोलिस शब्द से बना है। पोलिस शब्द किस भाषा का शब्द है, यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, नगर या राज्य होता है। तो देखिए, प्राचीन काल में जो नगर होते थे वो बहुत छोटे छोटे होते थे, जहाँ जनसंख्या भी बहुत कम होती थी, उनका क्षेत्रफल भी बहुत कम होता था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यूनानी लोगों ने अपनी एक परिभाषा गढ़ी और वो क्या परिभाषा उन्होंने दी उसको एक बार जान लेते हैं। तो देखिए, यूनानियों ने कहा कि नगर की स्थिति, कार्यप्रणाली, गतिविधियों से संबंधित, यानी कि जो नगर की स्थिति होती थी उसकी जो कार्यप्रणाली होती थी, जैसे राजनीतिक कार्यप्रणाली क्या है और उसकी जो अन्य गतिविधियां होती थी, उससे संबंधित जो विषय हुआ करता था हमारा, वो क्या कहलाता था, पॉलिटिक्स कहलाता था। ठीक है, तो एक बार यूनानियों की परिभाषा को हम ग्रीक परिभाषा को भी लिख लेते हैं कि नगर की स्थिति, कार्यप्रणाली एवं गतिविधियों के विज्ञान को पॉलिटिक्स कहा जाता था। कौन कहते थे इसको, ग्रीक लोग कहते थे। यानी कि ग्रीक लोग कहते थे कि उस समय का जो नगर हुआ करता था, तो एक बार मैं यहाँ बना देता हूँ। देखिए, उस समय प्राचीन काल में जो नगर होते थे वो भी क्या होते थे, बहुत छोटे होते थे, जिनका क्षेत्रफल भी अपने आप में कम हुआ करता था, जनसंख्या भी कम रहती थी, वहाँ पर क्षेत्र भी कम हो गया, जन समुदाय भी क्या हो गया, कम रहता था। तो इसके अकॉर्डिंग जितनी भी कार्यप्रणाली उनकी होती थी उन सबको उन्होंने किस में शामिल कर दिया, पॉलिटिक्स में शामिल कर दिया। लेकिन वर्तमान में अब क्या हो गया है, पॉलिटिक्स की परिभाषा चेंज हो गई है, परिवर्तित हो गई है। क्यों परिवर्तित हो गई है, क्योंकि अब पहले जैसे नगर नहीं रहे। अब क्या हुआ है कि नगरों का विस्तार हो गया है, राज्यों का विस्तार हो गया है, कई राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना दिया गया है। यहाँ मेरी एक बात ये ध्यान से सुनना कि पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य का जो अर्थ होता है वो किसी स्टेट से न होकर के किससे माना जाता है, एक देश से माना जाता है। तो वर्तमान में अब क्या हो रहा है कि नगरों का जो क्षेत्रफल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से एक एक शब्द को समझना मेरे दोस्तों। तो वर्तमान में नगरों का
क्षेत्र बढ़ रहा है और नगरों का क्षेत्र बढ़ रहा है तो इनकी जो कार्य प्रणाली होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब इनकी कार्य प्रणाली बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कि राजनीतिक विज्ञान का जो परिभाषा का क्षेत्र था वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये अपने आप में बहुत सारी विषय वस्तु को समेट लेगा और बहुत सारी विषय वस्तु को समेट लेगा तो अपनी परिभाषा भी अब ये क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। तो वर्तमान में अगर हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो अब ये व्यक्तियों के द्वारा किए गए सभी कार्यों व कार्यकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान हो गया। यानी कि अगर हम वर्तमान में इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो क्या होगी, ये व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों व क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अब यहाँ हमें एक बात समझनी है कि किए गए कार्यों और क्रियाकलापों, तो अब ये भी देखना है कि इन कार्यों और क्रियाकलापों का जो संबंध है वो मनुष्य के कौन से पहलू से संबंधित है। यानी कि इन कार्यों का मतलब ये नहीं कि मनुष्य खाना खाता है, उठता है, बैठता है, सोता है कि उन्हीं कार्यकलापों को इसके अंतर्गत जोड़ दिया जाए, राजनीति के अंतर्गत जोड़ दिया जाए, ये उससे संबंध नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों व क्रियाकलापों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसका संबंध मानव के राजनीतिक पहलू से होता है। किससे होता है? मानव के राजनीतिक पहलू से होता है, जिसका संबंध मानव के राजनीतिक पहलू से होता है। यहाँ एक बात समझ में आ गई, यानी कि यूनानी लोगों ने उस समय की आकार के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, कार्यों के आधार पर अपनी परिभाषा दी, उसे पॉलिटिक्स कहा। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, नगरों का, राज्यों का क्षेत्र बढ़ा, सीमा विस्तार बढ़ा, जिससे इसकी परिभाषा भी क्या हो गई, बढ़ती चली गई। राजनीतिक विज्ञान में एक बात याद रखना कि अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ सिर्फ मानव समाज के कौन से क्रियाकलापों की बात हो रही है, राजनीतिक पहलुओं की बात हो रही है। इसके अलावा हम इसके अंतर्गत और कोई बात नहीं करते, क्योंकि राजनीति के क्षेत्र को ही किसके अंतर्गत रखा गया है, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन अगर हम देखें कि राजनीतिक विज्ञान अगर हम छोटे स्तर पर भी देखते हैं, जैसे अगर आपसे एक आ जाए कि बताइए वर्तमान में राजनीति कहाँ कहाँ विद्यमान है, तो आप बहुत ही आसानी से कह सकते हो कि सर घरों में भी राजनीति चल रही है, स्कूलों में भी राजनीति होती है। क्योंकि जो राजनीति की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, एक बहुत ही निम्न स्तर से होती है जो एक बहुत बड़े स्तर तक चली जाती है। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि वर्तमान में जो राजनीति है कहाँ कहाँ विद्यमान है, तो वर्तमान में राजनीति हम कह सकते हैं घर में है, घर से स्कूल में भी होती है, स्कूल से कॉलेज हो गए, कॉलेजों से कई संस्थाएं हो गई, ठीक है, संस्थाओं से क्या हो गया, देश हो गया, देश से विदेशों तक आप क्या कर सकते हो, राजनीति को देख सकते हो। तो अगर इसके क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं तो इसका क्षेत्र क्या है, एक छोटे से एरिया से लेकर के एक बहुत बड़े एरिया तक हम जा सकते हैं। क्योंकि आज का जो हमारा विश्व है, आज का जो हमारा मानव समाज है, वहाँ राजनीति प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है, चाहे वो घर हो, कॉलेज हो, परिवार हो, संस्था हो, कोई देश हो, विदेश हो, सारी जगह पर आप क्या कर सकते हैं, राजनीति को देख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि ये तो हो गई इनकी बेसिक सी बातें, लेकिन अगर हम संक्षेप में राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा की बात करते हैं कि संक्षेप में अगर बताइए तो राजनीतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, तो संक्षेप में अगर राजनीतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन हो सकती है कि राजनीतिक विज्ञान व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। हमने यहाँ क्या लिखा था, ये व्यक्तियों के द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जिसका संबंध उसके राजनीतिक पहलू से होता है या जीवन के राजनीतिक पहलू से होता है। तो ये तो हो गई हमारी राजनीति की बेसिक सी बातें कि राजनीतिक विज्ञान क्या है। आपको बस यहाँ ये याद रखना है कि राजनीतिक विज्ञान कहाँ का, किस भाषा का शब्द है, पोलिस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नगर या राज्य, जो कि यूनानी भाषा का शब्द है। इसी से इसकी क्या हुई है, उत्पत्ति मानी जाती है। अगर इसकी उत्पत्ति पूछी जाए कि किस भाषा से पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति हुई है, तो आप बेझिझक कह सकते हैं कि यूनानी भाषा से पॉलिटिकल साइंस की उत्पत्ति मानी जाती है। अब दूसरी बात आती है, ये तो हो गई राजनीतिक विज्ञान की बात। अब राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, यानी कि वर्तमान में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक व्यवस्था एक बहुत ही
संस्थागत ढांचे से उसका प्रयोग हो रहा है। तो राजनीतिक व्यवस्था क्या है और इसके बाद में राज्य क्या होता है, राजनीतिक व्यवस्था की जो बात कही थी वो स्टार्टिंग किसने की थी, किस व्यक्ति को राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है, और इन चीज़ों को थोड़ी सी विस्तार से समझते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप ताकि नोट्स बनाने के काम आए। चलिए, अगली जो बात आती है ये तो होगी राजनीति। अब बात आती है राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, तो अगला जो पॉइंट हमारा इसके अंतर्गत है वो है राजनीतिक व्यवस्था, पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं, पहला सवाल हमारा यही बनता है। तो हम इसकी डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में लिख सकते हैं कि समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा समाज में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है, राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। तो इसकी हम 2-3 शब्द ही यहाँ यूज करेंगे। तो समाज, और समाज के अंतर्गत क्या, कानून व्यवस्था, और समाज में परिवर्तन। इसी से राजनीतिक व्यवस्था की डेफिनेशन बन जाएगी। देखिए, कुछ नहीं जोड़ूंगा मैं इसमें, आप खुद बता दोगे कि राजनीतिक व्यवस्था की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी कि राजनीतिक व्यवस्था किसे कहते हैं, तो समाज में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा समाज में परिवर्तन लाने वाली व्यवस्था क्या कहलाती है, राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। तो हम इसको कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं कि क्या है, किस प्रकार से परिवर्तन आते हैं राजनीतिक व्यवस्था से समाज में। अगर हम अपने भारतीय समाज का ही अध्ययन करते हैं तो देखिए, हम प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान काल तक के जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं उन सब का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम वर्तमान की बात करते हैं कि अभी एनडीए सरकार ने, बीजेपी सरकार ने क्या किया कि जो 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था इस्लाम धर्म में, तो अभी तक क्या था, 3 तलाक बहुत प्राचीन समय से चली आ रही कुरीति है। तो 3 तलाक को क्या किया उन्होंने, समाप्त कर दिया। और ये 3 तलाक को समाप्त किया गया तो ये पॉसिबल किससे हुआ, एक मजबूत राजनीतिक ढांचे से पॉसिबल हुआ। अगर भारत में एक मजबूत लोकतंत्र नहीं होता, मजबूत राजनीतिक ढांचा नहीं होता, तब क्या होता, 3 तलाक को शायद ही समाप्त नहीं किया जा सकता था। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 1950-51 के आसपास हमारा हिंदू कोड बिल एक्ट पारित हुआ था, हिंदू कोड बिल। इसके अंतर्गत बहु विवाह, बहुपत्नी विवाह, इस टाइप की प्रथाएं चल रही थीं। तो इन सब को भी क्या किया गया, समाप्त किया गया। इससे क्या है, समाज में परिवर्तन आए, नई जागरूकता आई। अभी कन्या भ्रूण हत्या जैसे मामले चल रहे हैं, तो कन्या भ्रूण हत्याओं को लेकर भी सरकार क्या है, सतर्क है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किससे संभव हो पाती हैं, एक मजबूत राजनीतिक व्यवस्था से संभव हो पाती हैं, जिससे समाज में क्या आते हैं, नए परिवर्तन आते हैं। अगर हम मध्यकाल की बात करते हैं, मुगल काल की बात करते हैं, तो आपने एक मूवी देखी होगी जोधा अकबर। तो जोधा अकबर में जब अकबर टोडरमल के साथ में अपने देश के भ्रमण पर निकलते हैं, तब वो देखते हैं कि जो हिंदू जनता थी वो क्या थी, अकबर के शासन से खुश नहीं थी। जब उन्होंने इसका रीज़न जाना, कारण जाना, तो उन्होंने बताया कि जो इस्लाम धर्म है, जो इस्लामी लोग हैं, उनको जब वो हज की यात्रा पर जाते हैं तो उनसे कोई भी कर नहीं लिया जाता, लेकिन जब हिंदू तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो उनसे कर लिया जाता है। जब अकबर ने ये चीज़ जानी तो उन्होंने क्या किया, इसको समाप्त किया, जिससे क्या आया, उस समाज में एक नया परिवर्तन आया। तो नया परिवर्तन हम किसे कह सकते हैं कि जैसे पुरानी कुरीतियों को छोड़ करके नए भविष्य की ओर आना, या पुरानी चीज़ों को छोड़ करके नए प्रयोगों को करना क्या कहलाता है, सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। जिससे समाज में किस तरह के परिवर्तन आए, सकारात्मक परिवर्तन आए, ना कि नकारात्मक परिवर्तन। तो वो परिवर्तन क्या कहलाते हैं, आपके सामाजिक परिवर्तन कहलाते हैं। अगली बात करते हैं हम कि किस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की चर्चा सबसे पहले किसने की थी। तो देखिए, आपने अरस्तु का नाम सुना होगा, मैं अरस्तु का नाम ले रहा हूँ। सारे लोग जानते हैं कि अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और क्या क्या चीज़ें जानते हैं आप, अरस्तु किसके गुरु थे। तो देखिए, प्लूटो
प्लेटो का नाम सुना होगा आपने, और ये क्या थे, प्लेटो के गुरु थे और सिकंदर के प्लेटो के शिष्य थे और सिकंदर के गुरु थे, ये बात याद रखना। और राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है इनको। तो इनकी एक बुक थी, उस बुक का भी यह नाम लिख देता हूँ मैं कि इनकी जो पुस्तक थी राजनीतिक विज्ञान के ऊपर, उसका नाम क्या था, राजनीति था, पॉलिटिक्स। तो इस पुस्तक में इन्होंने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से समझाया कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। इन्होंने बताया कि जो मनुष्य है वो क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करता है, लोगों के साथ मिल करके रहता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब वह एक दूसरे के साथ में सहयोग करता है तो दूसरा व्यक्ति भी क्या करेगा, उसके साथ सहयोग करेगा। तो इन्होंने कहा कि जब मनुष्य के सामाजिक जीवन जीने के लिए क्या है कि मनुष्य एक दूसरे के साथ क्या करे, व्यवहार के नियमों का पालन करे। यानी कि एक एक शब्द सुनना मेरा यहाँ पर, इन्होंने किसकी बात की, व्यवहार के नियमों के पालन की बात की। ठीक है, तो मनुष्य एक दूसरे के साथ में जीवन जीने के लिए क्या करेगा, व्यवहार के नियमों का पालन करेगा। और व्यवहार के जो यही नियम है, इनको लागू करने के लिए क्या होता है कि एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है, जिसे ही हम राज्य कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे के ऊपर क्या रहता है, निर्भर रहता है, दूसरे व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो इसी प्रकार एक सामंजस्य से क्या करते हैं, ये एक दूसरे की सहयोग करते हैं। जब एक दूसरे के सहयोग करते हैं तो इनके जो सामाजिक जीवन है, तो सामाजिक जीवन जीने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ता है, कुछ व्यवहारिक नियमों का पालन करना पड़ता है। और इन व्यवहारिक नियमों को लागू करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है और इसी नियमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इन व्यवहारिक नियमों को लागू करने के लिए एक निश्चित व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो निश्चित व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। तो इसी नियमबद्ध व्यवस्था को क्या कहा जाता है, इसी नियमबद्ध व्यवस्था को राज्य कहा जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी कि अरस्तु महोदय ने राज्य की परिभाषा क्या दी कि व्यवहार के नियमों को एक निश्चित रूप में या नियमबद्ध तरीके से लागू करने को क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है। दूसरी बात आती है कि अरस्तु महोदय ने एक बात और कही कि जो राज्य की महत्ता है, राज्य की महत्ता किससे है, यानी कि जब मनुष्य नहीं होगा तो क्या राज्य हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने राज्य की जो महत्ता है वो बताते हुए कहा कि जो राज्य का जन्म है वो किसके लिए हुआ है, मनुष्य के लिए, ना कि मनुष्य का जन्म किसके लिए हुआ है, राज्य के लिए। तो यहाँ याद रखना कि इन्होंने राज्य का जन्म या राज्य का अस्तित्व किसके लिए बताया है, मनुष्य के लिए बताया है। ठीक है, इन्होंने कहा कि राज्य का जन्म किसके लिए हुआ है, मनुष्य के लिए हुआ है, और राज्य का जो अस्तित्व है वो मनुष्य के अच्छे जीवन के लिए क्या है, हमेशा बना रहेगा। यानी कि जिस समय राज्य क्या हो जाएगा, निरंकुश हो जाएगा, तो हो सकता है कि वहाँ की जनता उस निरंकुशता को क्या कर दे, जड़ से उखाड़ फेंक दे। और ये चीज़ आपने देखी होगी फ्रांस की क्रांति और इन सारी चीज़ों में। क्योंकि फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, जर्मनी की क्रांति क्यों हुई थी, क्योंकि वहाँ पर तानाशाही चल रही थी, निरंकुशता चल रही थी। इसीलिए वहाँ की जनता ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया और गृह युद्ध हुए। तो राज्य का जो अस्तित्व है वो किसके लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्य के द्वारा। अगर मनुष्य के लिए राज्य अच्छे कार्य नहीं करेगा, अच्छी नीतियां नहीं बनाएगा, तो मनुष्य ऐसे राज्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तो ये थी हमारी राजनीतिक व्यवस्था की बात कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है। ये आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक व्यवस्था का मतलब होता है कि ऐसी व्यवस्था जो समाज में कानूनों को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है तथा समाज में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक होती है, वो क्या कहलाती है, हमारी राजनीतिक व्यवस्था कहलाती है। जिसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अरस्तु ने किया। और अरस्तु की जो बुक थी वो कौन सी थी, राजनीति थी। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब हम इसकी थोड़ी सी बेसिक सी बातों को समझते हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान रखना कि अरस्तु किसके शिष्य थे, प्लूटो के शिष्य थे। ठीक है, तो प्लूटो क्या हो गए, इनके गुरु हो गए। और इनका जो शिष्य था वो कौन था, सिकंदर था। ये भी याद रखना, कई बार पूछ लेता है, बहुत आसान से सवाल है। ठीक है, ऊपर लिखा है इसका मतलब इनके गुरु, इनको नीचे लिखा है इसका मतलब इसके शिष्य।
चलिए मैं यहाँ नोट ही कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था क्या होती है, और राजनीतिक व्यवस्था को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हमें अपने आप से कुछ 3 प्रश्न करने होंगे कि राजनीतिक व्यवस्था में जो सबसे पहला आधार है वो क्या है, राज्य है। तो राज्य क्या है, राज्य किसे कहते हैं, हम 3 प्रश्न करके चलेंगे, तभी हम राजनीतिक व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न होगा इसमें वो क्या है, राज्य क्या है। दूसरी चीज़ है कि राज्य के तत्व क्या हैं, और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और भारतीय संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों है। तो इन 3-4 सवालों के जवाब हम ढूंढते हैं। चलिए देखिए, जब तक किसी भी सब्जेक्ट से आप प्रश्न नहीं करोगे वो सब्जेक्ट अपना आंसर नहीं देगी, क्योंकि कई विद्यार्थी क्या करते हैं कि पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उससे सवाल नहीं करते, अपने आप से सवाल नहीं करते। जब तक खुद से सवाल नहीं करोगे तब तक कोई भी विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी आपके, ठीक है। तो यहाँ राजनीतिक व्यवस्था में, राजनीतिक विज्ञान में एक बात करते हैं, 3 सवाल में यहाँ लिख देता हूँ। राजनीतिक व्यवस्था, तो हमारे वो 3 सवाल कौन कौन से हैं। पहला सवाल तो ये है कि राज्य क्या है, आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं इनको। दूसरा जो सवाल है, राज्य के तत्व क्या हैं, यानी कि राज्य किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। और जो तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। चलिए, जो हमारा पहला सवाल था वो क्या है, राज्य क्या है। तो देखिए, मैंने जैसे ही बोला कि राज्य, तो राज्य क्या है, तो आपके दिमाग में एकदम से इमेज बन गई होगी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, एमपी, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, ये सब क्या है, राज्य हैं। आपने सोच लिया एकदम से कि ये क्या है, राज्य हो गए, लेकिन ये राज्य नहीं है, ठीक है। क्योंकि राज्य क्या है इसको समझने के लिए बहुत बौद्धिक स्तर पर आपको बहुत अच्छे लेवल तक जाना होगा, तभी जाकर के आप राज्य की अवधारणा को समझ सकते हो। राजनीतिक विज्ञान में जो राज्य की अवधारणा है, राज्य की जो परिभाषा है वो अलग है। तो देखिए, राज्य क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी, एक एक पॉइंट को समझते जाना, कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या कहलाती है, आपकी राज्य कहलाती है, ठीक है। व्हाट इज स्टेट, तब आप क्या कहोगे कि राज्य व्यवस्था से जुड़ी सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या होगी, राज्य होगी, ठीक है। राज्य का प्रयोग बेसिक रूप से हम किसके लिए करते हैं, प्रांतों के लिए करते हैं, वो बात मैं अभी आपको बता चुका हूँ, जैसे बिहार, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। दूसरी बात आती है कि इसका जो वास्तविक अर्थ होगा वो क्या होगा। तो देखिए, इसकी जो वास्तविक परिभाषा होगी वो किसी प्रांत से न होकर के क्या है, किसी राज्य की राजनीतिक संरचना से होता है। इसका अगर वास्तविक अर्थ की हम बात करते हैं कि जो राज्य का वास्तविक अर्थ है, तो इसका वास्तविक अर्थ भी यहाँ लिख लेते हैं कि राज्य का वास्तविक अर्थ क्या है। तो पूरी बात यहाँ लिखना कि किसी, इसका वास्तविक अर्थ किसी प्रांत से न होकर राजनीतिक संरचना से होता है। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राज्य का अर्थ क्या है, तो आप बताना कि किसी भूभाग की राजनीतिक संरचना क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है। अर्थात ये क्या है, किस तरीके का एक प्रभाव वो है। देखिए, राज्य को हमने देखा नहीं है, सिर्फ सुना है, और सुना है हमने अपने हिसाब से इसका प्रयोग प्रांतों के रूप में कर लिया। लेकिन राज्य कैसी अवधारणा है, एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त का मतलब क्या होता है कि इसे बौद्धिक स्तर पर हम समझ तो सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। अमूर्त का मतलब क्या हो गया
कि जिसे देखा नहीं जा सकता हो, अर्थात केवल जिसे समझा जा सकता हो। तो क्या हो जाएगा कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है। यहाँ 3-4 पॉइंट है, मैं इसको इसीलिए अंडरलाइन करता जा रहा हूँ कि राज्य व्यवस्था की सबसे प्राथमिक अवधारणा क्या हो जाएगी, राज्य हो जाएगी। और वास्तविक अर्थ में इसका अर्थ प्रांत से न होकर के किससे है, राजनीतिक संरचना से है, जो कि एक अमूर्त अवधारणा है। अर्थात इसको बौद्धिक स्तर पर क्या कर सकते हैं, आप समझ सकते हो लेकिन देख नहीं सकते। बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। ठीक है, तो ये बात यहाँ तक क्लियर हुई। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, अगर हम भारत राज्य की बात करते हैं तो भारत राज्य क्या है, तो देखिए भारत की जो सरकार है, भारत की जो संसद है, न्यायपालिका है, नौकरशाही से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, इन सभी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, राज्य कहा जाता है, स्टेट कहा जाता है। तो मैं यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख देता हूँ कि भारत की सरकार, संसद, न्यायपालिका, नौकरशाही से जुड़े अधिकारी संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, राज्य कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी किसकी, राज्य की बात कि राज्य क्या है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि बताइए किसी भी विकसित राज्य के या किसी राज्य को विकसित व सक्षम होने की एक आवश्यक शर्त कौन सी है, तो उसकी एक आवश्यक शर्त क्या है दोस्तों, वो है उसकी स्वतंत्रता। हम किसी व्यक्ति के विकसित और स्वतंत्र सक्षम होने की जो अगर हमें उसकी तुलना करनी हो तो हम किससे कर सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो समाज या वो राज्य कितना स्वतंत्र है। ठीक है, तो अगर हमें भारत की बात करनी है तो अगर हम पराधीन भारत की बात करते हैं तो ये इतना विकसित नहीं था, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही इसने क्या किया, डेवलपमेंट किया, विकास की ओर अग्रसर होता रहा है, आगे भी अग्रसर होता रहेगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले भारत में विकास नहीं हुआ था, बल्कि क्या हुआ था, भारत का शोषण हुआ था। इसका अर्थ क्या है कि पहले भारत किसी और राज्य के अधीन था, पराधीन था। अब भारत क्या है, स्वतंत्र है। तो किसी राज्य के विकसित और सक्षम होने के लिए क्या आवश्यक है कि वह राज्य कितना स्वतंत्र हो सका है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी किसकी बात, राज्य की बात। अब बात कर लेते हैं कि राज्य होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, यानी कि किन किन तत्वों को राज्य में शामिल किया जाता है। तो एक एक करके हमारा पॉइंट हम निकाल लेते हैं कि राज्य के जो तत्व हैं वो क्या हैं। तो राज्य की परिभाषा आप लोग समझ गए और राज्य के तत्व क्या हैं। आज हमारी केवल बेसिक बातें हैं। देखिए, राज्य के तत्वों की बात करते हैं तो राज्य होने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि उसका एक भूभाग होना चाहिए, अर्थात उसकी एक ज्योग्राफिकल एरिया होना चाहिए। दूसरा, उस भूभाग पर रहने वाली एक जन समुदाय हो जिसे जनसंख्या कहा जाता है। तीसरा, उस जन समुदाय को शासित करने के लिए क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट तत्व है इसका वो है संप्रभुता, यानी कि उस सरकार को अपने राज्य के अंदर निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए, अर्थात वह राज्य किसी भी बाहरी या भीतरी शक्ति के दबाव में आकर के निर्णय न ले, खुद ही स्वतंत्र रूप से निर्णय ले, वो क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। ठीक है, तो ये चार तत्व किसके लिए आवश्यक हैं, राज्य के लिए आवश्यक हैं कि राज्य क्या क्या, भूभाग। तो यहाँ ये याद रखना है कि जो भूभाग है ये कैसा होना चाहिए, किसी राज्य का एक ऐसा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर सरकार क्या करती हो, अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो, वो क्या कहलाता है, भूभाग कहलाता है। तो लिख लेना यहाँ पर, एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए जहाँ सरकार क्या करती हो, अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। वो क्या कहलाता है, भूभाग कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात आती है जनसंख्या की, यानी कि उस भूभाग पर एक ऐसा जन समुदाय हो जो
सरकार के द्वारा या सरकार की नीतियों के अनुसार क्या होता हो, शासित होता हो, संचालित होता हो, वो क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। यानी कि सरकार के अनुसार संचालित होता हो, क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होनी आवश्यक हैं, क्योंकि अगर भूभाग नहीं होगा, सरकार हो, जनसंख्या हो या संप्रभुता हो, अगर भूभाग नहीं है तो वो एक राज्य नहीं है। अगर भूभाग भी है, सरकार भी है, संप्रभुता भी है, लेकिन जनता नहीं है, जनसंख्या नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या नहीं है तो सरकार भी नहीं होगी, केवल संप्रभुता हो सकती है और भूभाग हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भूभाग भी होता है, जनसंख्या भी होती है, सरकार भी होती है, लेकिन संप्रभुता नहीं होती। अभी इनको हम एक एक करके विस्तार से जानेंगे, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। अब बात आती है कि सरकार क्या होती है। तो हम सरकार की डेफिनेशन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होगी, तब आप बता सकते हैं कि सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का क्या करता है, प्रयोग करता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि सरकार एक या एक से अधिक व्यक्तियों का ऐसा समूह जो व्यावहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता हो। क्या कहलाता है, सरकार कहलाती है। अब हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है कि अभी आपने जब राज्य की परिभाषा जानी थी तो मैंने उसमें एक पॉइंट बताया था आपको कि राज्य एक कैसी अवधारणा है, अमूर्त अवधारणा है, लेकिन सरकार उसी राज्य की कैसी अवधारणा है, एक व्यवहारिक और मूर्त अवधारणा है। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं कि राज्य तो कैसी अवधारणा थी, अमूर्त, लेकिन सरकार को तो हम देख सकते हैं, नौकरशाही को देख सकते हैं, संसद को देख सकते हैं, न्यायपालिका को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि सरकार उसकी मूर्त और व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। इसको मूर्त और व्यवहारिक अभिव्यक्ति इसलिए कहा गया है क्योंकि राज्य की समस्त शक्तियों का जो संचालन करती है वो कौन करती है, सरकार करती है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, व्यवहारिक अभिव्यक्ति कहा गया। तो यहाँ लिख देता हूँ कि सरकार जो होती है वो कैसी होती है, मूर्त होती है, अर्थात सरकार को देखा जा सकता है जो स्वयं क्या करती है, राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करती है और उन राजनीतिक शक्तियों के द्वारा उस जन समुदाय का नेतृत्व करती है। ठीक है, सरकार मूर्त अभिव्यक्ति, मूर्त व व्यावहारिक अभिव्यक्ति है, किसकी, राज्य की। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमने समझ ली कि भूभाग क्या होता है, जनसंख्या क्या होती है, सरकार क्या होती है। बस इसको एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि एक ऐसा समूह जो उस भूभाग पर राजनीतिक शक्तियों का व्यवहारिक प्रयोग करता हो। कैसा, व्यवहारिक स्तर पर राजनीतिक शक्तियों का प्रयोग करता हो, वो क्या कहलाती है, सरकार कहलाती है। तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा है, जबकि सरकार उस राज्य की मूर्त व व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता का मतलब होता है कि किसी सरकार के सामने अपने आंतरिक मामलों में, यानी कि कोई सरकार या कोई राज्य अपने मामलों में कितना निर्णय लेने में कितना स्वतंत्र है, वो क्या कहलाती है, संप्रभुता कहलाती है। तो इसकी संप्रभुता की जो बात करते हैं हम ये करते हैं कि निर्णय करने की पूरी शक्ति होनी चाहिए, यानी कि निर्णय करने की पूरी, दिख रहा है क्या, शक्ति होनी चाहिए। और भी अगर विस्तार से लिखना हो तो आप लिख सकते हैं कि उसे अपने आंतरिक और बाहरी, यानी कि अपनी निर्णयों में ना तो किसी बाहरी शक्ति के दबाव में आना है, ना ही किसी आंतरिक शक्ति के दबाव में आना है, वह स्वयं ही अपने स्तर पर सारे निर्णय लेकर के फैसले करे, वही क्या कहलाती है, उस राज्य की संप्रभुता कहलाती है। तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी है कि ये राज्य होने के लिए ये जो चारों तत्व हैं ये अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। अगर इनमें से एक भी तत्व को हटा दिया जाए तो वो राज्य की परिभाषा से अलग हो जाएगा, वो राज्य माना ही नहीं जाएगा। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स की अगर यहाँ बात करता हूँ तो जैसे मान लीजिए कि किसी के पास भूभाग हो, यानी कि भूभाग नहीं है, केवल जनता हो और सरकार हो।
अगर हम इन चीज़ों की बात करते हैं, मान लो कि किसी के पास में या जनसंख्या है और सरकार है। एक एग्जाम्पल तो हम ये लेकर के चलते हैं, केवल ये दो चीज़ें हैं और ना तो भूभाग है और ना ही संप्रभुता है। अभी हम संप्रभुता को नहीं ले रहे हैं, केवल एक भूभाग का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि मान लीजिए भूभाग नहीं है। तो आप सोच के बताइए कि ऐसी वर्तमान में कौन सी सरकार है। तो देखिए, आपने दलाई लामा का नाम सुना होगा। दलाई लामा को क्या किया, चीनी सरकार ने तिब्बत से निर्वासित कर दिया और वो निर्वासित होकर के कहाँ आ गए, तिब्बत आ गए, वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर आकर के बस गए और वहीं से अपनी निर्वासित सरकार का क्या करते रहे, संचालन करते रहे। तो अगर ये पूछा जाए आपसे कि दलाई लामा की जो सरकार है, दलाई लामा का जो राज्य है, क्या वो राज्य हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है, अपना एक भूभाग नहीं है। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये आता है कि भूभाग भी है, जनसंख्या भी है और सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। तो क्या वो राज्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपको याद होगा कि 1947 से पहले भारत क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था। और भारत में जो प्रशासक होता था वो सबसे सर्वोच्च प्रशासक कौन माना जाता था? वायसराय को माना जाता था। और वायसराय के निर्णयों के अनुसार ही यहाँ की जनता क्या होती थी, संचालित होती थी। यहाँ का जो शासन था वो वायसराय के अनुसार चलता था। तो क्या उसको राज्य माना जाएगा? क्या वायसराय भारत के संबंध में जो निर्णय लेता था वो उसके स्वयं के निर्णय होते थे? अगर बात यहाँ तक की जाए कि केवल वायसराय के अनुसार ही भारत की जनता शासित होती थी, तब तो हम उसको राज्य कह सकते थे। लेकिन जो भारत का सर्वोच्च प्रशासक था, जो वायसराय था, वो भी क्या होता था, ब्रिटेन की संसद के द्वारा यहाँ नियुक्त किया जाता था और उसके अनुसार बनाए गए कानूनों के अनुसार ही वो यहाँ क्या करता था, शासन करता था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वह वायसराय भी क्या नहीं था, संप्रभु नहीं था। क्यों? क्योंकि वो भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत स्वयं निर्णय नहीं ले सकता था। तो उसे किसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था? ब्रिटेन की संसद के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो उसको भी हम राज्य नहीं कह सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए राज्य के चारों तत्व। और आप याद रखना कि ये चारों जो तत्व हैं ये अनिवार्य हैं, वैकल्पिक नहीं है। अगर इनमें से एक भी तत्व को हटा दिया जाए तो वो राज्य की परिभाषा निरर्थक हो जाएगी, राज्य की परिभाषा नहीं मानी जाएगी। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल आता है, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। ठीक है, क्यों पड़ती है। तो बेसिक सा सवाल है। कई बार तो स्टूडेंट स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं कि सर हम पॉलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, सर हम संविधान क्यों पढ़ें। ठीक है। तो आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो चलिए एक एक सवाल का जवाब ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि आज का जो लेक्चर है ये बेसिक लेक्चर है पॉलिटिकल साइंस का। और अभी 2-3 दिन और आपके जो भी लेक्चर आने वाले हैं वो पॉलिटिकल साइंस से बेसिक ही बातें होंगी। क्योंकि जब तक हम पॉलिटिक्स की बेसिक को नहीं समझेंगे, टेक्निकल शब्दों को नहीं समझेंगे, ठीक है, तब तक पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने में आपको रुचि पैदा नहीं होगी। जब आप इन सारे शब्दों को समझ जाओगे एक एक करके, तब आप पॉलिटी को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। और मेरा वादा है ये कि आप पॉलिटी इस एक बार अगर पढ़ लिए तो उसके बाद दोबारा आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए, राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि क्या मानव समाज के उचित तरीके से रहने के लिए राजनीतिक व्यवस्था की या राजनीतिक व्यवस्था की जो आवश्यकता है ये है कि नहीं है, और अगर है तो वो क्यों है। तो देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि मानव के लिए, मनुष्य के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि सारे मनुष्य समझदारी और पारस्परिक सहयोग से जीवन व्यतीत करें तो वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। ऐसे कुछ विचारक मानते हैं। और ऐसे विचारकों में अगर हम कहें कि ऐसे कौन कौन से लोग थे जिन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को नकार दिया था, तो हम कह सकते हैं कि एक कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा दी थी। और मार्क्सवादी विचारधारा सरकार का और राज्य का क्या करती है, त्याग करती है, मानती ही नहीं है। ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और जितने भी मार्क्सवादी विचारक थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि अगर मनुष्य आपसी सहयोग से जीवन व्यतीत करे तो उनके लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। इसी क्रम में गांधी जी ने भी एक बात बोल दी कि अगर सभी मनुष्यों को आत्मिक उन्नति का अवसर दिया जाए तो वहाँ राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है।
ठीक है। तो यहाँ महात्मा गांधी भी किसके समर्थन में नहीं थे? राजनीतिक व्यवस्था के समर्थन में नहीं थे। तो इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य के लिए राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर प्रत्येक मनुष्य को आत्मिक उन्नति का अवसर दिया जाए तो राजनीतिक व्यवस्था की जो आवश्यकता है वो अपने आप या स्वयं क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो राज्य का अस्तित्व क्या है? मनुष्य के लिए जरूरी है। अब जरूरी है तो वो क्यों है? देखिए, मनुष्य कितना भी सामाजिक प्राणी हो, कितना भी विवेकशील प्राणी हो, वो क्या है, कभी कभी आमतौर पर अपने स्वार्थ के लिए क्या हो जाता है, अपने कार्यों के लिए क्या हो जाता है, स्वार्थी हो जाता है। और स्वार्थी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों के साथ में उसकी क्या होती रहती है? टकराहट होती रहती है। और जब उसकी टकराहट दूसरे व्यक्तियों के साथ होती है तो ऐसी टकराहट को रोकने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य की किसके लिए? विकास के लिए आवश्यक है, आप कह सकते हो इस चीज़ को। दूसरी बात आती है कि जो राज्य का ढांचा है वो मनुष्य को किस में लेकर के आता है? एक नियमबद्ध तरीके से रखने के लिए या कानूनी दायरे में लेकर के आता है, जिससे मनुष्य में क्या रहता है? भय बना रहता है और वह अपने मार्ग पर चलता रहता है। दूसरी बात आती है कि देखिए, जैसे कई विचारक हैं वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य है तो मनुष्य को मनुष्य बनने का मौका तभी मिलता है जब वो राज्य की आज्ञाओं का पालन करता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, वो अपने माता पिता की बात ही नहीं मानता है, तो क्या वो एक उच्च विकसित बच्चा कहलाएगा, बालक कहलाएगा? नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी जब वो अपने माता पिता की बातों की या माता पिता की बातों की जो आज्ञा है उसका ही पालन नहीं कर रहा है, तो वो राज्य की आज्ञा का पालन कैसे करेगा? तो कई विचारक ये मानते हैं कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो क्या हैं? मिथ्या हैं। तो इनकी बातों से वो इनकी आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जो थे उस समय के आदर्शवाद के बहुत करीब थे। यानी कि इनको व्यवहार की समझ नहीं थी, व्यवहारवाद की समझ नहीं थी, ये आदर्शवाद की तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, आदर्शवाद की बातें ज़्यादा करते थे। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी है तो वो क्या करता है? अपने कार्यों के लिए या अपने स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति से भी टकरा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, समाज है और समाज में ताकतवर भी लोग हैं, गरीब लोग भी हैं, कमज़ोर लोग भी हैं। तो जो ताकतवर वर्ग है वो क्या करेगा? कमज़ोर वर्ग पर शासन करेगा। और जब वो कमज़ोर वर्ग पर शासन करेगा तो जो कमज़ोर वर्ग है वो क्या हो जाएगा? भयमुक्त हो जाएगा। और भयमुक्त हो जाएगा तो उनका एक सहज जो विकास है, जो शारीरिक और मानसिक विकास है, वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को एक क्रम में लाने के लिए, एक नियमबद्ध तरीके से संचालित करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? हमें राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को कानून के दायरे में लाता है। और कानून के दायरे में आने से व्यक्ति के अंदर क्या रहता है? कानून का भय रहता है, जिससे वह अपने कार्य एक सीमा में रह करके करता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर हम ये कहें कि क्या प्राचीन काल में राजनीतिक व्यवस्था चलती थी कि नहीं चलती थी, तो देखिए, आज जितने भी इतिहासकार हैं, जितने भी मानव शास्त्री हैं, उन सब ने विश्व के प्राचीन से प्राचीन, सरल से सरल जितने भी समाजों का अध्ययन किया है, तो उन्होंने भी पाया है कि प्रत्येक समाज में क्या रहा है। प्राचीन काल से ले लो, चाहे मध्यकाल में, आधुनिक काल में भी आ जाओ, तो प्रत्येक समाज में कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था किसी न किसी रूप में विद्यमान थी। चाहे वो राजतंत्र के रूप में विद्यमान हो, चाहे वो तानाशाही के रूप में विद्यमान हो, चाहे वो लोकतंत्र के रूप में विद्यमान हो। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था सारी, जैसे अगर हम वैदिक काल की बात करते हैं तो वैदिक काल में क्या था? सभा, समिति और विदत जैसी संस्थाएं कार्य कर रही थी। धीरे धीरे जैसे विकास होता चला गया। अगर हम आधुनिक काल की बात करते हैं तो आधुनिक काल में डेमोक्रेसी है, तानाशाही भी है, कई जगह पर धर्मतंत्र भी चलता है, कुलीन तंत्र भी था। तो इन सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने पाया और ये कहा कि जो राजनीतिक व्यवस्था है वो आज नहीं है, ये प्राचीन काल से ही क्या है? चली आ रही है। इसीलिए महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स की यहाँ पर क्या हो जाती है? आलोचना हो जाती है। दूसरी बात ये आती है कि जो राजनीतिक ढांचा है ये क्या है? ठीक है। तो वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था में इसकी भूमिका बढ़ती चली गई है। क्यों? तो देखिए, पहले क्या थी? जनसंख्या भी कम थी, राज्य भी छोटे छोटे थे, तो उन पर नियंत्रण करना आसान हो जाता था। वर्तमान में क्या है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वो आपसी सहमति से कार्य करने में उनमें क्या होती रहती है? आपस में टकराहट होती रहती है। तो दूसरी चीज़ ये है कि राजनीतिक व्यवस्था के और कार्य क्या हो सकते हैं वर्तमान में। तो देखिए, जो राजनीतिक व्यवस्था है वो क्या करती है? कानूनों का निर्माण करती है। पहली चीज, कानूनों का
निर्माण करती है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि ऐसा नहीं है कि जो संसद ने चाहा जो भी कानून था वो पारित कर दिया और लागू कर दिया, इससे क्या है संसद तानाशाही हो जाएगी। तो इसके लिए यानी कि कई बार ये कहा जाता है कि अगर मान लो कोई कानून गलत है, सही नहीं है, संविधान के संगत नहीं है, तो उन कानूनों की व्याख्या करने के लिए कौन है। तो इसीलिए राजनीतिक व्यवस्था कानूनों का निर्माण करती है और कानून निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी करती है। किसकी व्यवस्था करती है? न्यायपालिका की व्यवस्था करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ है कि राजनीतिक व्यवस्था जो है वो कानूनों का पालन करवाने तक ही सीमित नहीं है। अब जो राजनीतिक व्यवस्था का जो क्षेत्र है वो क्या है, काफ़ी बढ़ चुका है और इसका जो उद्देश्य है वो क्या बन गया है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। ठीक है, किसकी? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाए। तो लोक कल्याणकारी अगर राज्य कोई होगा तो वहाँ पर 3 चीज़ें आप याद रखना कि अगर कहीं लोक कल्याण के कार्य किए जा रहे हैं तो वहाँ पर किन किन चीज़ों को प्राथमिकता दी जाती है। तो सबसे पहली जो प्राथमिकता होती है वो होती है स्वतंत्रता को, दूसरी जो होती है वो होती है समानता को, ठीक है, और उसके बाद सभी वर्गों को न्याय उपलब्ध करवाना। ठीक, तो लोक कल्याणकारी राज्य होने के लिए 3 प्राथमिक तत्व कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और न्याय। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि वर्तमान में राजनीतिक व्यवस्था का जो क्षेत्र है वो विस्तारित हो चुका है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या को संचालित करने के लिए, नियमबद्ध तरीके से सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता है। तो वर्तमान समय में राजनीतिक व्यवस्था कानूनों का निर्माण कर रही है और कानून निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायपालिका की स्थापना करती है। ठीक है, और इससे आगे बढ़ करके जो इसका उद्देश्य है वो क्या है? एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो अपने सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसको ज़्यादा गहराई से भी मत लेना क्योंकि ये बेसिक सी बातें हैं और बेसिक चीज़ों को हम बहुत प्रेम से समझेंगे एक एक करके। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।